और फिर हम कहते हैं a straight line is a line which lies evenly with the points on itself. बेसिकली स्ट्रेट लाइन क्या है, दो पॉइंट्स के बीच में, और इसके एक लाइन तो सपोज टू पॉइंट्स हैं ए और बी. व्हेन आई जॉइन देम, आई कैन जॉइन देम लाइक दिस आल्सो. दिस इज आल्सो ए लाइन. लेकिन इट इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसमें तो ये क्या कह रहा है, इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ. तो इसमें यहां से यहां तक जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें सारे पॉइंट्स इसी के ऊपर हैं, और वो अगर हम देखेंगे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली. सो अगर हम सरफेस देखें, प्लेन सरफेस, तो सरफेस मीन्स इट हैज टू डायमेंशंस. एक ये डायमेंशन है लेंथ, और एक डायमेंशन है ब्रेड्थ. सो इट इज कॉल्ड 2D. इट इज ए फ्लैट सरफेस. ये सरफेस है. ओके. अभी हम इसके आगे और देखेंगे, कुछ फिगर्स देखेंगे, उससे क्लैरिटी है. तो एक प्लेन भी हम पढ़ेंगे, उसको मैं आपको एक दिखाऊंगा अलग से. पहले हम देखते हैं क्या क्या पढ़ना है. फिर he used term postulate. Postulate हो गया for assumptions. Common notions often called axioms. On the other hand, तो ये जनरल है, इसको इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो इसमें इसको आगे हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं, पहले देखते हैं. अभी ये कह रहा है यूक्लिड्स 5 postulates. Number 1, a straight line may be drawn from any one point to another point. That means अगर दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो जब मैं उनको ज्वाइन करता हूं, a straight line may be drawn. तो इस स्टेटमेंट, postulate मीन्स मान लो एक स्टेटमेंट, उससे क्या कह रहा है, that at least one straight line passes through two distinct points, but it does not say that there cannot be more than one such line. क्योंकि जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, there can be many lines when I join 2 points A and B. So इसी चीज को, ये तो थोड़ा एक्सप्लेन किया है, इसी चीज को अलग तरीके से इन्होंने स्टेट किया है, और उसको एक्सियम बोला है. क्या बोला है? क्योंकि हमने ऊपर हमने एक्सियम और पोस्टुलेट का क्या फर्क देखा कि ये जो यूक्लिड था, ये काफी बड़ा मैथमेटिशियन था. उसने क्या कहा, ही यूज्ड टर्म पोस्टुलेट इस चीज के लिए, और द assumptions that were specific to geometry. assumptions हो गया assume करना, कुछ मान लेना. assume से वर्ड assumption आता है. assume होता है आपने कुछ मान लिया, सपोज किया. Common notions, often called axiom, on the other hand, were assumptions used throughout mathematics and not specifically linked to geometry. So basically, जो axiom थे, axiom क्या था, वो भी common notions है. मतलब कुछ चीज जो आमतौर पे मानी गई चीज है. नोशन हो गया जो एक कन्वेंशन है, जो एक प्रकार से हमने एक्सेप्टेड नॉर्म है. उसको मैथमेटिक्स में एक्सियम कहा,
लेकिन यूक्लिड ने खास तौर पे ज्योमेट्री में जब यूज किया इन स्टेटमेंट्स को, इन एजम्पशंस को, उसको पोस्टुलेट बोला। तो पोस्टुलेट्स को अभी हम देखते जाएंगे, उसे और क्लैरिटी आएगी। जैसे अभी एक पोस्टुलेट बोला कि ए स्ट्रेट लाइन may be drawn from any 2 points to any from any one point to any other point। कि एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट है तो एक स्ट्रेट लाइन इनके बीच में ड्रॉ की जा सकती है। ये एक एजम्पशन, एक बोला गया। अब इसको दूसरे प्रकार से क्या लिखा गया है? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। तो कह रहे हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट क्या होते हैं? जो डिस्टिंक्ट मतलब स्पेसिफिक या चुने हुए। जैसे अगर मैं 2 पॉइंट्स चुन लूंगा, ए और बी, देयर इज ए यूनिक, यूनिक मतलब केवल एक ही ऐसी लाइन है दैट पासिस थ्रू देम। तो ये स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करूंगा तो ये एक ही ऐसी लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है। तो अभी हम देखते हैं इसका और तरीका, कुछ और पढ़ते हैं, फिर उसे और क्लैरिटी आएगी। फिर दूसरी एजम्पशन, दूसरा एक मानना है, क्या है? A terminated line can be produced indefinitely। वही जैसे हमने छोटी क्लास में लाइन सेगमेंट पढ़ा था। एक लाइन को टर्मिनेट किया यहाँ, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का एंड हो गया। पॉइंट, ये जो लाइन थी ये टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड, जो जिसका एंड हो गया। तो इस टर्मिनेटेड लाइन को हम आगे खींच सकते हैं। कहां तक? इनडेफिनेटली। हमें खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, इधर से भी खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे। तो ये तो हमें मालूम ही है, लेकिन इसको एक अलग तरीके, एक स्टेटमेंट में बोला गया है। टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। डेफिनिट होता है जहां पे वो उसकी सीमा समाप्त हो, या जो स्पेसिफिकली बताया जा सकता है। इनडेफिनेटली मतलब हमेशा के लिए। तो आप किसी भी, अगर एक टर्मिनेटेड लाइन है उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो, इस डायरेक्शन में भी खींच सकते हो और इस डायरेक्शन में भी खींच सकते हो और इनडेफिनेटली खींच सकते हो। इसी तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। मान लो पोस्टुलेट, अभी आप मान लो एक स्टेटमेंट है जो हमने, assumptions हैं जो हमने मान लिए कि वो सच है। फिर है a circle can be drawn with any center and any radius। कि एक सेंटर और कोई भी रेडियस हो, हम सर्कल उस रेडियस का ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है। all right angles are equal to one another। ये तो मालूम ही है हमें कि कोई भी राइट एंगल हो वो एक दूसरे के बराबर हो। इसी तरीके से ये एक और एजम्पशन है, एक और स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है? इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of the angle is less than two right angles। If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles, two straight lines है। If a straight falling on two straight lines, तो देखते हैं क्या एग्जाम्पल दी। यहाँ देखते हैं फिगर 5.6। आप लोगों को दिखाई दे रहा है या बड़ा करो? यस सर, दिखाई दे रहा है। अब ये कह रहा है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस। अब हमारे पास टू स्ट्रेट लाइंस है, ए बी, इसीलिए
यहाँ पे हमने एरो दिखाया, और CD, ठीक है, they are not parallel, they are just straight lines. And another PQ falls on lines AB and C. ये जो है ये इनके ऊपर गिर रही है, falls, such that the sum of the interior angles. अब इंटीरियर एंगल कौन से हैं? अगर ये एक लाइन है, इंटीरियर एंगल्स हमने पढ़े थे जो इन दो लाइंस के बीच में, अब ये इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं, और ये इसके अंदर अंदर वाले एंगल्स हैं. सो इंटीरियर एंगल्स 1 and 2, ये अब ये इंटीरियर एंगल्स का जो सम है, जोड़ जो है, sum of is less than 180 on the left side of PQ. So इन दो का जोड़ मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ. एक लाइन ये, एक लाइन ये, ठीक है, एक लाइन आपकी AB है, एक लाइन CD है, और तीसरी लाइन जो है वो PQ है, PQ. So अब ये कह रहा है जो इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2, उनका सम, उनका जो जोड़ है वो 180 डिग्री से कम है. तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री, इनका जोड़, ठीक है. और ये एंगल्स कहाँ पे है? इस ये जो PQ है इसके लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, और ये हमारा राइट साइड है. तो लेफ्ट साइड में जो दो एंगल्स बन गए हमारे इंटीरियर एंगल, उनका जोड़ 180 से कम है. तो फिर ये क्या कह रहा है? देयरफॉर द लाइंस AB एंड CD विल इवेंचुअली इंटरसेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ PQ. तो ये जो लाइन AB है और CD है, अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? ये देखो आप, ये मैंने एक्सटेंड किया और इसको भी किया, तो ये यहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये इंटरसेक्ट कहाँ पे होगा? ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस लाइन. अब हम इसको यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन, ये समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. सो बेसिकली इट इज वेरी सिंपल. ये अलग अलग देखो, अलग अलग पोस्टुलेट्स हैं, एजम्पशंस हैं, जिनको हम, जो उन्होंने प्रूव किया, आगे जाके क्लियर हो जाएगी. अगर हम बोर्ड पे देखें कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, अब जैसे मैं इनका अलग से ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है. अब इनका जानबूझ के मैं नाम अलग अलग लिखता हूँ. एक मेरे पास है लाइन, उसका नाम है मान लो XY. एक है उसका नाम है, जब मैं कैपिटल में लिखता हूं तो इसका मतलब है मुझे पॉइंट्स दिखाने पड़ेंगे. अगर स्मॉल में लिखता हूं तो मैं इसके ऊपर इसका लाइन का नाम लिख सकता हूं, तब मैं स्मॉल लेटर में लिख सकता हूं. दैट मीन्स इस पूरी लाइन का ही नाम M है. तो ऐसे ज्योमेट्री में हम लाइंस, लेकिन अगर कैपिटल में दिखाना है तो फिर मुझे पॉइंट्स भी दिखाना पड़ेगा. अब मैंने पॉइंट एक रखा, दूसरी लाइन का नाम रखा LM, और तीसरी एक लाइन है, मान लो ये लाइन है, इसको थोड़ा अलग कलर से ड्रॉ करते हैं हम, इसको हम थोड़ा लाइट ड्रॉ करते हैं. चलो, और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, या इस पूरी लाइन का ही हम नाम रखते हैं PQ. PQ एक लाइन है which is falling. So line PQ is falling. फॉलिंग भी कह सकते हैं, इंटरसेक्ट भी कह सकते हैं ऑन
lines XY and LM. So intersecting point, sorry, अब इसमें एंगल्स बनते हैं. कौन कौन से एंगल बनते हैं? एक एंगल ये. अब हम इंटीरियर एंगल्स देखते हैं कि ये जो हमारी स्पेस है, हमारी स्पेस जो इन दो लाइंस के बीच की स्पेस है, इनकी बीच की स्पेस कौन सी है? ये वाली. तो ये इसके अंदर जो एंगल्स होंगे, जैसे ये है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे इंटीरियर एंगल है. अब ये पोस्टुलेट या थ्योरम क्या कह रही है कि अगर इंटीरियर एंगल का जोड़ 180 डिग्री से कम होगा. अब मैं 4 एंगल बनाता हूं. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. अब इस थ्योरम में वो क्या कह रहा है कि जिन इंटीरियर एंगल का जोड़ 180 डिग्री से कम होगा, उस साइड पे ये दो लाइंस जो हैं XY और LM, ये अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो उसी साइड पे ये जुड़ेंगी. अब आपको देखो दिख रहा है, अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ूं, ये क्या आपको दिख रहा है? शक्ल से क्या दिख रहा है? ये 180 से कम होगा या ज्यादा होगा? सर ज्यादा. हाँ, क्योंकि अगर देखो, अगर XY और LM पैरेलल लाइंस होती ऐसे, और ये लाइन, ये जो लाइन PQ है, ये स्ट्रेट में ऐसे इंटरसेक्ट कर रही होती, समझो, तो ये चारों लाइंस, इंटीरियर एंगल्स जो थे, चारों एंगल्स, ये चारों 90-90 के होते. तो ये दो, उसमें ये दो इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता, और ये दो, ये भी 180 होता. तो हम देखते कि ये कभी, ये दो लाइंस जो हैं, ये कभी आपस में मिलेंगी ही नहीं, ये पैरेलल लाइंस बन जाएंगी. लेकिन जब हम इनको देखते हैं, 1 और 2 को, हमें नजर आता है कि ये 180 डिग्री से ज्यादा है, और जब हम इनको जोड़ेंगे ये 180 से कम है. यानी कि मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 is more than 180 degree. Angle 1 plus angle 2, sorry, angle 3 and 4. Angle 3 plus angle 4. इनको जब हम जोड़ेंगे, they are less than 180 degree. So जो less है, less किस साइड पे है मेरे? राइट साइड. राइट साइड ऑफ, किसके राइट साइड? ऑफ द फॉलिंग लाइन. फॉलिंग लाइन कौन सी है? PQ. PQ ये लाइन है, इसके राइट साइड में. ये सारा का सारा राइट साइड है, ये सारा का सारा लेफ्ट साइड है. तो क्योंकि राइट साइड का जोड़ 180 से कम है, सो राइट साइड पे ही अगर हम इन लाइंस को एक्सटेंड करेंगे, तो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी. यहां पे यही थ्योरम है. ये इन्होंने एक स्टेटमेंट के शक्ल में लिखी गई. क्या था, पढ़ते हैं फिर से. कहां चला गया? तो ये डायग्राम है, और ये हमारा पोस्टुलेट है, यानी कि एक एजम्पशन है या स्टेटमेंट है. क्या स्टेटमेंट है? If a straight line falling on two straight line makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles. Two right angles क्या होते हैं? 90 plus 90, 180. Then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side. कहाँ मिलते हैं? On that side on which
the sum of angles is less than 2 right angles. तो जिस साइड में 180 से कम होगा, जैसे इस डायग्राम में 180 से कौन सा कम है, लेफ्ट साइड में, तो ये दोनों लाइंस जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे ही मिलेंगी। तो ये पोस्टुलेट नंबर 5 है। सिर्फ इन वर्ड्स को आराम से पढ़ना है, खुद ही समझ में आएगा। अब जैसे ये कह रहे हैं ना, postulate and axioms are terms that are interchangeably used, मतलब उनका लगभग सेम मीनिंग है। कभी वो इसको यूज करते हैं postulate को, कभी axiom। ये तो स्टेटमेंट्स हैं। सो postulates एंड axioms क्या है? स्टेटमेंट्स, जो एक प्रकार से अंग्रेजी में या किसी भी भाषा में बताई गई है, स्टेट की गई है, एक्सप्रेस की गई है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहे हैं द स्टेटमेंट्स दैट वर प्रूव्ड, और जिनको प्रूव किया गया उनको हम थ्योरम्स बोलते हैं। ठीक है, इन दो में यही फर्क है, तो हम यहां लिख सकते हैं। अभी कोई बोलेगा अरे पोस्टुलेट और उसमें क्या फर्क है, थ्योरम्स में? सो हम लिख सकते हैं कि जो हमारी पोस्टुलेट्स है, पोस्टुलेट्स या एक्सियम, वो एक प्रकार से केवल स्टेटमेंट है, कुछ शब्दों में एक्सप्रेस की गई स्टेटमेंट है, बताया गया है कुछ। और अगर आप इनको इफ दे आर प्रूव्ड, अगर उनको आपने प्रूव किया कि वो सच है, इफ दे, ऐसे लिख सकते हैं इफ प्रूव्ड ट्रू, अगर इन स्टेटमेंट को, यहां से लिखते हैं, अगर इन स्टेटमेंट को हमने, और या स्टेटमेंट को पोस्टुलेट और एक्सियम भी कह सकते हैं, इनको अगर हमने प्रूव किया, प्रूव्ड, इफ, अगर इनको हमने सच प्रूव किया गया, तो हम इन्हीं को, इन स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? कौन ज्वाइन करना चाहते हैं? रासिक। तो इन स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलते हैं थ्योरम। थ्योरम, ठीक है? ओके इज इट क्लियर? सो अगर प्रूव नहीं किया है, सिर्फ केवल बताया गया है, बताना होता है स्टेटमेंट, तो हम उनको पोस्टुलेट या एक्सियम बोलते हैं। जो ही वो प्रूव हो जाते हैं कि हाँ वो सच है, उनको हम थ्योरम बोलते हैं। तो आगे चलते हैं। अब जैसे अलग अलग एग्जाम्पल है, जैसे कह रहा है इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन एंड बी लाइंस बिटवीन ए एंड सी, बी जो है ए और सी के बीच में है। फिर ये कह रहा है देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी को अगर हम जोड़ें तो वो ए सी के बराबर होगा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, या जैसे एक एग्जाम्पल एक और है, प्रूव दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट, कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं।
तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है कि हमने एक यहाँ से अपना वो रखा कंपस, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया, फिर यहाँ से रखा एक आर्क ड्रॉ किया, और ये जहां जहां पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को हमने आपस में जोड़ा, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मिला। इक्विलेटरल क्या होता है? जिसकी साइड्स इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल है। अब ये देखो, जैसे थ्योरम, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, कि अगर दो डिस्टिंक्ट लाइंस हैं, स्पष्ट डिस्टिंक्ट, जैसे ये डिस्टिंक्ट लाइन है, लाइन एल, ठीक है, और एक और लाइन है, मान लो ये लाइन है, लाइन एम, मैं स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूं। तो इनका जो कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट कहाँ है? अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूं तो पॉइंट कॉमन कौन सा है? जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट, मान लो पॉइंट एक्स। तो अब ये कह रहा है कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, कि आप कोई भी दो लाइंस को अगर इंटरसेक्ट करोगे वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखो, आप ड्रॉ करो, ये एक लाइन है और दूसरी लाइन है, तो ये केवल एक ही लाइन, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये एक थ्योरम है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, तो इनको हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकते हैं। इनको हम एक एक करके करेंगे। ये आप लोगों ने की है एक्सरसाइज क्लास में? बताओ। यस सर। की है? इसमें इसमें कहाँ पे कंफ्यूजन है? कुछ ऐसा है कि ये चीज समझ नहीं आया, या क्या चीज समझ नहीं आया? थोड़ा सा इसमें, क्योंकि सेंटेंसेस लंबे हैं और एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कभी कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो यस चैप्टर तो सर। छोटा सा ही है। अभी इसमें हमने जैसे पहले समरी देखते हैं, बस इतना ही चैप्टर है। समरी को देखते हैं, फिर हम एक्सरसाइजेस जो है अलग से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक एक क्वेश्चंस को जब हम करेंगे तो हमारे को और क्लैरिटी आएगी। ये क्वेश्चंस किए हैं आपने एक्सरसाइज 5.1 के? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी पहले हम सर इसमें फर्स्ट फर्स्ट क्या? सर वी हैव डन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इनके हम अलग अलग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले हम आज जल्दी से समराइज करते हैं, समरी पढ़ लेते हैं एक बारी कि हमने क्या क्या पढ़ा। क्या क्या पढ़ा हमने? पहला पढ़ो सेंटेंस। शाबाश, कौन पढ़ेगा? पढ़ो निर्मला। दो यूक्लिड एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था। हाँ। Though Euclid defined a point, a line, and a plane, the definitions are not accepted by mathematicians. Therefore, these terms are now taken as undefined. सो इन पॉइंट को क्योंकि सभी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए दीज डेफिनेशन, दीज टर्म्स कौन से? पॉइंट, लाइन एंड प्लेन।
they are taken as undefined. Okay, next. पढ़ो नेक्स्ट. दीक्षा पढ़ो. So पढ़ो दीक्षा. Axiom, Oh हाँ, very good. axiom or Axiom. postulates are the as some Assumption. assumptions are Assumptions the which are as obvious. Obvious obvious universal truth. Obvious मतलब जो दिखाई देते हैं, मतलब obvious होता है जो सामने दिख रहा है, आराम से समझ में आ रहा है कि ये एक्सियम ऐसे एजम्पशंस हैं, ऐसी बातें हैं, मानी हुई बातें हैं जो साफ दिख रहा है कि हाँ वो सच दिख रही हैं, लेकिन दे आर नॉट प्रूव्ड, उनको प्रूव नहीं किया गया. जैसे अभी हमने क्या सीखा, और नेक्स्ट में लिख रहे हैं थ्योरम्स आर स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड. सो बेसिकली हमने देखा कि एक्सियम या पोस्टुलेट और थ्योरम में क्या फर्क है. एक्सियम और पोस्टुलेट बेशक दिखाई देता है, ऑब्वियस मतलब जो साफ दिखाई देता है, ऑब्वियस. लिखो इस वर्ड को, जो साफ साफ दिखाई दे या समझ में आए. हाँ ये तो सच तो दिखता है, लेकिन उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं. जो ही आपने प्रूव कर लिया, अगर आपने इसको प्रूव कर लिया तो वो थ्योरम बन गया. और जब तक प्रूव नहीं हुआ तब तक वो क्या कहलाया जाएगा, एक्सियम या पोस्टुलेट. एक्सियम और पोस्टुलेट, ठीक है. एक तो एक्सियम या पोस्टुलेट है और दूसरा वर्ड है थ्योरम. जो ही ये ऑब्वियस है, ये स्पष्ट मतलब दिखता है, हाँ ये सही है, लेकिन प्रूव नहीं होता है, और जो ही प्रूव हो जाता है वो थ्योरम बन जाता है. इसीलिए लिखा है थ्योरम्स आर स्टेटमेंट्स व्हिच आर प्रूव्ड. अब देखो, अब नेक्स्ट में सम ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स. अब पढ़ो. कौन है ये? अनवर, तनुजा है. yes, sir. हाँ पढ़ो नेक्स्ट. Things which are equal to the same things are equal to one another. हाँ, सो एक ऑब्वियस चीज है जो बिल्कुल सही है. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. कि अगर एंगल वन, अगर मेरे पास तीन एंगल्स हैं और मैं कहता हूं एंगल वन जो है एंगल थ्री के बराबर है और एंगल टू भी एंगल थ्री के बराबर है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. तो इससे हम डिड्यूस कर सकते हैं कि एंगल वन थ्री के बराबर है, एंगल टू भी थ्री के बराबर है, देयरफॉर एंगल वन एंगल टू के बराबर है. तो ये पोस्टुलेट है, एक्सियम है. क्या ये कहता है? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. नेक्स्ट पढ़ो. Yes, sir. If equal are added to equal, the wholes are equal. हाँ, इफ इक्वल्स यानी कि अगर दो इक्वल है, जैसे एक स्क्वायर है, इसके दो इक्वल है, ठीक है, और दूसरा भी इक्वल है, एक और स्क्वायर है, उसके दो टुकड़े किए मैंने. अगर इनको मैं इक्वल्स को ऐड करूं, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर इन इक्वल्स को मैं इन इक्वल्स के साथ ऐड करूं, यानी कि मैं 1 + 2 + 3 + 4, तो होल्स, द होल्स आर इक्वल इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स. अगर इस 1 को 3 के साथ जोड़ दूं और 2 को 4 के साथ जोड़ दूं, तो
ये इक्वल इस इक्वल के बराबर होगा। ये तो स्पष्ट चीज है ना, ये तो दिखता है, हाँ भाई ये तो, इसमें क्या अकल लगानी है, ये तो दिखता ही है, ये तो साफ है। उसका मतलब हम क्या वर्ड यूज करेंगे, दिस इज ऑब्वियस। तो इट इज कॉल्ड एक्सियम। और ये यूक्लिड ने, मैथमेटिशियन ने स्टेटमेंट्स दिए थे, तो हमने बोल दिया यूक्लिड्स एक्सियम। इसी तरीके से इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर्स आर इक्वल। Things which coincide with one another are equal to one another. जो एक दूसरे से coincide करें, एक जैसे मिले, जैसे हम अभी हमने concurrent triangles भी देखा था, वो एक दूसरे से मिलते हैं। The whole is greater than the part. कि कोई भी चीज बनाओ तुम, जो उसका होल है, ये पूरा, वो इसके एक हिस्से से, कोई भी हिस्सा लो आप, इतना हिस्सा लो, उससे हमेशा वो ग्रेटर होगा। ये चीजें तो पता है। तो आप इनको अगर सेंटेंस को आराम से पढ़ोगे, आप बोलोगे अरे ये चीजें तो मालूम ही है, ये कोई नई चीज थोड़ी ना है। तो दे आर ऑल ऑब्वियस। इसी तरीके से थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, अगर एंगल 1 2 टाइम्स एंगल 4 है, और एंगल A is twice angle B. Angles P is twice angle B. Therefore, angle A is equal to angle E. क्यों? क्योंकि they are double than the same thing. एंगल ए भी बी के डबल है और ई भी बी के डबल है, तो वो आपस में इक्वल होगा। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसी प्रकार से थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये चीजें सारी हमें मालूम है, हाँ ये तो सही है। इसीलिए ये, अब इसको थोड़ा मैथमेटिशियन जो ये यूक्लिड था, इसने बताया थोड़े मैथमेटिक की भाषा में, तो उनका नाम रखा यूक्लिड्स एक्सियम्स। इसी प्रकार से ये स्टेटमेंट्स भी हैं। अब ये इनको पोस्टुलेट्स का, पोस्टुलेट और एक्सियम में फर्क क्या है, कोई खास फर्क नहीं है, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। उसमें सिर्फ फर्क क्या था कि एक्सियम जो था वो मैथमेटिक्स के लिए यूज किया गया, और पोस्टुलेट्स यूक्लिड ने ज्योमेट्री के लिए यूज किया। जो ये ऑब्वियस चीजें थी, जो स्पष्ट चीजें थी, जो हमें मालूम था, थ्योरम्स नहीं, जो बिल्कुल स्पष्ट थी, ऑब्वियस चीजें थी, जब वो मैथ्स के लिए बोली गई तो उनको एक्सियम्स बोला, और जब वो खास तौर पे ज्योमेट्री के लिए बोला गया तो उनको पोस्टुलेट्स बोला गया। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये सारी लाइंस और एंगल्स की, शेप्स की बारे बात कर रहे हैं, लाइन, सर्कल, एंगल, तो ये जो है ये सारे ज्योमेट्री के बारे में बात हो रही है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट। ठीक है, ओके सर। तो ये तो समरी हो गई। फिर जो हमारी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। ओके सर। चलो, ओके देन, बाय। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट।